तो बच्चों, जैसा कि हम अपने इस चैप्टर में सॉल्यूशंस और मिक्सचर्स के बारे में पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं, सॉल्यूशन किन चीज़ों से बनते हैं। इनमें दो चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों मिलकर बना देते हैं सॉल्यूशन। याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था, जो चीज़ घोली जाती है और जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो सॉल्यूट होता है, जिसमें घोला जाता है जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है या जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो सॉल्वेंट होता है। और दोनों मिलके जो मिक्सचर बनाते हैं या जो वो कहलाता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके बनाता है सॉल्यूशंस। इनके बारे में हम आपको बता चुके थे। अब आज आपको बताना है मुझे व्हाट इज़ अ सस्पेंशन। अब सस्पेंशन क्या है? अभी आप जैसे मैंने अभी तक आपको बताया कि होमोजीनियस मिक्सचर बताया था और हेट्रोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन बताए थे। यहाँ सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन भी एक क्या है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, मतलब ये होमोजीनियस नहीं होता है। ठीक है, इसको आप यहाँ से देख लीजिए। इन विच सॉलिड्स आर डिस्प्रेड इन लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशंस। मतलब कुछ सॉलिड जो मैटर होगा या सॉलिड कुछ चीज़ें होंगी जिसको हम लिक्विड में घोल देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उसमें डिस्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तो ये कहलाते हैं सस्पेंशन। या कह सकते हैं अ सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि वो होमोजीनियस नहीं है तो जनरल सी बात है हेट्रोजीनियस ही होगा। तो अ सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। ठीक है, कहने का मतलब है जब हम किसी लिक्विड में कोई सॉलिड चीज़ को घोलने की कोशिश करते हैं या घोलते हैं तो वो उस पूरे लिक्विड में फैल जाते हैं, उनमें डिसॉल्व नहीं होते, फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। वो घुलते नहीं हैं लेकिन पूरे लिक्विड में वो फैल जाते हैं। जिस माध्यम में उनको घोला जा रहा है उस माध्यम में, मीडियम में वो फैल जाते हैं। ये जो पार्टिकल्स होते हैं या इस टाइप का जो मिक्सचर या सॉल्यूशन होता है उसी को हम क्या बोल सकते हैं, सस्पेंशन बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनको हम अपनी इन्हीं साधारण आँखों से भी इनको देखा जा सकता है। ठीक है, तो इस सस्पेंशन के बारे में हम दो चीज़ें कह सकते हैं, या क्या कहें हम इसको कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, या हम कह सकते हैं ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल्स, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे लिक्विड में या मीडियम में डिसॉल्व नहीं होते, डिस्प्रेस हो जाते हैं, मतलब घुलते नहीं हैं लेकिन उनमें तैरते हुए रह जाते हैं, उनमें मिल जाते हैं, जिनको हम आँखों से देख सकते हैं। जैसे आपने कभी नींबू पानी पिया होगा, हम देखते हैं उसमें हम शक्कर घोलते हैं, घुल जाती है, लेकिन जब नींबू हम उसमें घोलते हैं तो आप देखते हो कि उसमें हमें समझ में आ जाता है कि इसमें नींबू घोला गया है, उसके रेसे से उसमें पानी में या सॉल्यूशन में तैरते हुए दिखते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं, सस्पेंशन। तो आपको मेन बात यही याद रखना है कि सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये है ना इसके प्रॉपर्टीज, देखिए सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। The particles of a suspension can be seen by the naked eyes। उसके सस्पेंशन को हम, पार्टिकल्स की सस्पेंशन को आँखों से देख सकते हैं। The particles of suspension scatter a beam of light passing through it and make its path visible। इस तरीके के सॉल्यूशन में हम टॉर्च की लाइट या एक ऐसी लाइट जो एक बीम बनाती हुई जाती है, इसमें से अगर हम पास करते हैं तो आपको पार्टिकल्स का एक पाथ आपको एकदम क्लियरली दिख जाएगा। द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अगर हम सॉल्यूशन को डिस्टर्ब ना करें, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें, तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो नीचे जाके, वो विलियन में नीचे जाके सॉल्यूशन में बैठ जाते हैं। ठीक है, इसको हम फिल्ट्रेशन, प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं, मतलब छान के भी इसको अलग किया जा सकता है। ठीक है, अब आया व्हाट इज़ अ कोलोडियल सॉल्यूशन। कोलाइड्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बता दें।
तो आप यहाँ देखेंगे द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कम्पेयर ऑफ द सस्पेंशन। ये भी सस्पेंशन के जैसे ही होते हैं, बस इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंशन के कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो सस्पेंशन के सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े होते हैं और कोलाइडियल सॉल्यूशन के जो या जो कोलाइड्स होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं कंपेयर किसके, ये सस्पेंशन के। ठीक है, और इसके बारे में क्या कहा जा सकता है, द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली अ कोलाइडियल सॉल्यूशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे दूध, हम कह सकते हैं कि जो सस्पेंशन होता है वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। इसी तरह से कोलाइडियल सॉल्यूशन भी क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। दोनों लगभग सेम ही हैं, बस साइज़ का अंतर है। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के थोड़े बड़े होते हैं और कोलाइड्स के थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ एक बात आती है, टिंडल इफेक्ट क्या है। ये सब टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। तो इसको हम बताने के लिए आपको एक एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं, या इसको आप समझ लें। आपने कभी देखा होगा कि जब घर की छत से या दीवार से या दीवार में कोई होल होता है, या जो आपने देखे होंगे कुछ कच्चे मकान, तो हम देखते हैं कि सूरज की रोशनी की या सूरज की किरण छत से या दीवार से के एक होल से आती हुई हमें दिखती है। और जब उसको ध्यान से देखते हैं तो वो जो रोशनी आती हुई दिखती है उसमें कुछ धूल या धूल के कण जैसे उसमें स्केट करते हुए या तैरते हुए आपको दिखते हैं। तो वो जो बीम के अंदर पार्टिकल्स घूमते या तैरते हुए दिखते हैं वही टिंडल इफेक्ट है। तो इसको हम सॉल्यूशन में भी करते हैं। जैसे मिल्क है, मिल्क में अगर आप एक गिलास, कांच के गिलास में आप दूध ले लीजिए और उसमें हम टार्च की लाइट उसमें से पास कराएंगे तो आप देखेंगे कि उसके बीचों बीच एक लाइट की जो एक बीम जैसी एक दिखेगा उसमें जाते हुए, उसमें पार्टिकल तैरते हुए दिखेंगे। यही एक टिंडल इफेक्ट होता है। यहाँ आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, कभी हम जैसे विजिट करने या घूमने जंगल में कहीं में जाते हैं तो हम देखते हैं कि पेड़ों के बीच में से सूरज की रोशनी आती हुई दिखती है हमें। तो बीच में वो कुछ लाइंस आपको दिख रही हैं, रेज, उन्हीं में धूल के कुछ कण आपको दिखते हैं, जिससे यह पता चलता है इस तरफ से रोशनी आ रही है। बस यही टिंडल इफेक्ट होता है। यहाँ आपको एक कॉमन एग्जांपल्स दिए हैं कोलाइड्स के, वो आप ध्यान से देख लें और इसको समझने की भी कोशिश करें। जैसे डिस्प्रेड फेज, डिस्प्रेसिंग, मीडियम और टाइप। ठीक है, जैसे लिक्विड जब गैस में मिलता है तो क्या बनता है, एरियोसोल बनता है। एरियोसोल क्या होता है, ये भी इसके एग्जांपल होता है फॉग। जैसे ठंड के दिनों में आपने कोहरा देखा होगा, क्लाउड्स, बादल। ठीक है, ऐसे सॉलिड और गैस, जब सॉलिड स्प्रेड होती है किसमें, गैस में, या सॉलिड जब गैस में मिलता है तो भी एरियोसोल ही बनता है। जैसे धुआं है और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, जैसे कि वाहनों से निकलने वाली या व्हीकल से निकलने वाला धुआं है। गैस जब इसमें घुलती है, मतलब मीडियम क्या है, लिक्विड, और डिस्प्रेड होने वाली चीज़ क्या है, गैस। तो जब गैस लिक्विड में घुलती है तो टाइप क्या होता है, उसको फोम बोलते हैं। जैसे सेविंग क्रीम, सेविंग क्रीम आपने देखी होगी, जब लोग सेव करते हैं तो झाग जैसा बनता है। फिर लिक्विड और लिक्विड, जब लिक्विड घुलने वाली चीज़ लिक्विड है और जिसमें वो डिस्प्रेड हो रही है वो मीडियम भी लिक्विड है तो इमल्सन बनता है। इमल्सन क्या होता है, जैसे मिल्क है, दूध को इमल्सन कहते हैं, थोड़ी चिकनाहट उसमें होती है। फेस क्रीम, जैसे आपने देखा होगा फेस क्रीम, थोड़ा सा वो अपने को अपीयर होती है, दिखती है, और जैसे ही हमने उसको चेहरे पे लगाया और डिज़ोल्व हो जाती है कि उसमें हल्का सा एक चिकनापन रहता है। सॉलिड और लिक्विड, जब सॉलिड लिक्विड में डिप्रेस होता है तो सोल बनता है। सोल कहलाता है क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मड, मड मतलब कीचड़, जो मिट्टी में पानी मिल जाता है, कीचड़ आपने देखा होगा बारिश में बहुत होता है। गैस, गैस जब डिस्प्रेड होता है सॉलिड में तो बनता है फोम। फोम को फोम भी कह सकते हैं। जैसे आपने सोफ़ा सेट देखे होंगे, गद्दे देखे होंगे, कुर्सियाँ में लगी रहती है वो गद्दी फोम की, तो फोम, रबर, स्पंज, प्यूमाइस, ये एग्जांपल है। लिक्विड जब सॉलिड में स्प्रेड होता है तो जेल बनता है, जैसे जेली, चीज़, बटर, ये सब चीज़ें आपने देखी हुई हैं। सॉलिड से सॉलिड सोल बनता है, जैसे कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास। ठीक है, तो ये
एग्जाम्पल्स थे कुछ कोलाइड्स के। अब यहाँ मिक्सचर को सेपरेट करने की बात आती है कि मिक्सचर्स में जो कंपाउंड्स हैं उनको हम कैसे अलग अलग करें। तो यहाँ आप देखेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो इसकी कुछ सिंपल मेथड्स भी हैं सेपरेशन की और कुछ टेक्निक्स भी हैं। तो जहाँ तक सेपरेशन का सवाल है तो यहाँ आप देखेंगे कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव constituents by simple physical methods like hand picking, sieving, filtration that we use डे बाई डे इन लाइफ। हम कह सकते हैं कि जो कुछ मिक्सचर्स होते हैं जो हेटेरोजीनियस होते हैं उनको हम छान के, बीन के या फिर हाथ से चुन के इन सब चीज़ों को हम अलग कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल टेक्निक्स हैं। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कहना चाहिए कि सिंपल फिजिकल मेथड से हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। उसकी कुछ प्रोसेस होती हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे इसमें कुछ है कि हाउ कैन बी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। तो कंपोनेंट डाई से हम ब्लू और ब्लैक इंक दोनों को अलग अलग कैसे सेपरेट करें, है ना। जैसे एक और है यहाँ आप देखेंगे हाउ कैन बी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब मिल्क से हम क्रीम को कैसे सेपरेट करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम सेपरेशन के बारे में, इसकी टेक्निक्स के बारे में आपको बताएंगे। यहाँ हम आपको सेपरेशन के एक मेथड के बारे में समझा देते हैं। ये एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी बुक में कुछ हैं जिनको आपको पढ़ना और समझना है। तो कुछ एक का हम आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। मतलब अगर हम दो ऐसे लिक्विड्स को मिला दें, मिक्स कर दें, फिर उनको सेपरेट करें, ये कैसे होगा। ये छानने बीनने से तो होने वाला नहीं है। तो आइए हम इस एक्टिविटी को थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझाते हैं आपको ये कैसे है। फर्स्ट पॉइंट है लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर। मतलब पानी में मिट्टी का तेल मिला दिया गया है। आपने देखा होगा कि जब भी पानी में या आप कोई हेयर ऑयल या कुछ लगाते हैं, फिर आप अगर किसी पानी के बर्तन में हाथ धोते हैं तो आप देखना कि उसके ऊपर एक ऑयली लेयर तैरने लगती है पानी के ऊपर। अब उन दोनों लेयर को हम कैसे सेपरेट करें कि पानी अलग हो जाए, तेल अलग हो जाए, उसी एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ। देखना है आपको ये सब चीज़ें। तो हम सेपरेट करने के लिए किससे, केरोसिन ऑयल को पानी से सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं। उसमें हम चाय छानने वाली छन्नी का यूज़ नहीं कर सकते, उससे हम कपड़े का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ये दोनों लेयर मिक्स ही हो जाएंगी, ये बिल्कुल भी सेपरेट नहीं होगा। तो इसको सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सेपरेटिंग फनल। लैब में आपने देखा होगा कि सेपरेटिंग फनल कैसी होती है। ये देखिए, देखने में ये इस टाइप होती है। तो इसको करना क्या है हमें सबसे पहले, तो हम सबसे पहले थोड़ा सा ये केयरफुली इस काम को हमें करना है। तो जिस भी हमने बर्तन में वो सॉल्यूशन लिया है जिसमें कि पानी में मिट्टी तेल घुला हुआ है या मिला हुआ है, तो पहले तो हम थोड़ी देर के लिए उसको सेपरेट छोड़ देते हैं, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते, ताकि वो पानी सेटल्ड हो जाए, बिल्कुल भी हिले डुले ना। तो उससे क्या होगा कि पानी के ऊपर जो ऑयल की लेयर है वो आपको देखने को मिल जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल। ऊपर का ये जो उसका जो स्टॉप कॉक है ये रबर का भी बना होता है, इसको हम अलग कर देते हैं और वो पूरा जो सॉल्यूशन है जिसमें कि ऑयल मिक्स है, इसमें हम क्या कर देते हैं, फनल में भर देते हैं। आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली, मतलब कि पूरा पानी इसमें आ जाए। तो हम क्या देखेंगे, और फिर हम उसके जो स्टॉप कॉक को हम बंद कर देते हैं। ठीक है, सेपरेटिंग। अब हम क्या करेंगे, जब इसको आप इस तरीके से देखेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे देखो पानी की लेयर आ गई, उसके ऊपर ऑयल तैरता हुआ, क्योंकि ऑयल हमेशा पानी से हल्का होता है, तो उसकी लेयर ऊपर तैरती हुई आपको दिख जाएगी। नीचे एक स्टॉप कॉक लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे हम इस कॉक को खोलते हैं जब तक कि ये पानी की लेयर एकदम नीचे नीचे आना शुरू हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि पानी की लेयर ख़त्म हो चुकी है, केरोसिन की लेयर आने वाली है, हम स्टॉप कॉक को बंद कर देते हैं और फिर
दूसरा बर्तन बदल के वो वाली लेयर को भी हम स्टॉप कॉक के माध्यम से सेपरेट कर देते हैं। तो इस तरीके से पानी और तेल अलग हो जाता है। अभी हमने आपको केरोसिन से या मिट्टी के तेल से पानी को सेपरेट करना बताया सेपरेटिंग फनल के माध्यम से। अब यहाँ एक मेथड और हम देख लेते हैं, सेपरेशन ऑफ टू मिसेबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन। अब ये जो प्रोसेस है ये डिस्टिलेशन कहलाता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं डिस्टिलेशन मेथड में, इसमें आप देखेंगे लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर। यहाँ एसीटोन, आपने केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप एसीटोन के बारे में जानेंगे। तो एसीटोन और वाटर ये भी एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं है, घुलते नहीं है, ये भी लेयर ही बनाते हैं। तो एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को अब हम डिस्टिलेशन प्रोसेस के माध्यम से सेपरेट करेंगे। तो इसमें हम करते क्या हैं, सबसे पहले तो हम एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लेते हैं। डिस्टिलेशन फ्लास्क क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है। तो सबसे पहले इसमें ये लेते हैं और इसमें वो मिक्सचर को भर देते हैं और फिर क्या करते हैं, इसी में एक कॉक लगा होता है रबर का, उसी में एक थर्मामीटर फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो इस फिगर को आप थोड़ा ध्यान से देख लें, ये डिस्टिलेशन मेथड का प्रोसेस है। तो इसमें एक डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है, एक क्लैंप होता है जिसमें ये कसा हुआ होता है, और एक बर्नर है, एक थर्मामीटर है, और यहाँ से एक जो आप गिलास की एक पाइप देख रहे हैं इसमें कंडेंसर लगा होता है, इसमें एक वाटर आउटलेट भी होता है, और यहाँ ठंडा पानी भरा रहता है ताकि ये आने वाले जो वेपर है उसको ठंडा करे। तो इसको हम वाटर कंडेंसर भी कहते हैं। और यहाँ पर एक बीकर रखा हुआ है। अब ये पूरी प्रोसेस होती कैसे है इसको आप समझने की अपन कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, जो मिक्सचर हमने इसमें भर दिया उसको हम बर्नर से हीट करने की स्लोली इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। और उसमें थर्मामीटर पहले से लगा ही हुआ है जिसमें आपको टेम्परेचर शो होता रहता है। तो एक टेम्परेचर के जैसे ये टेम्परेचर हाई होने लगता है तो एसीटोन जो उसमें मिक्सचर मिला हुआ है एसीटोन वो वेपराइज होने लगता है, वो वेपर बनाने लगता है। तो उसकी भाप बनती है, वेपर बनता है जो कि इस ग्लास रॉड के माध्यम से फ्लो करने लगता है। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ हम इस वेपर को कंडेंस करने की प्रोसेस चालू करेंगे। तो यहाँ कंडेंस करने के लिए क्या करते हैं हम, जो वाटर कंडेंसर लगा है इसमें हम क्या करते हैं, ठंडा पानी से भरा होता है। एक लेवल के बाद जब ये पानी गर्म होता है तो वाटर आउटलेट से हम इसको बाहर कर देते हैं और ठंडा पानी इसमें फिर भर देते हैं। तो होता क्या है, जब इसमें से वेपर आती है तो ये कंडेंसर के संपर्क में आने के बाद वो वेपर ठंडी हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। तो वेपर फिर से क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। और वो लिक्विड हम अदर एक पॉट में इकट्ठा कर लेते हैं, जो कि एसीटोन की वेपर थी। तो यहाँ एसीटोन हमें लिक्विड फॉर्म में सेपरेट प्राप्त हो जाता है। तो ये जो मेथड है ये एक सेपरेशन मेथड है, ओके। इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन मेथड। सेपरेशन की एक और टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है इसको आप थोड़ा सा यहाँ देख लें। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज़ used to purify solids. For example, the salt we get from sea. हमें जैसे आपने देखा है समुद्र से हमें नमक मिलता है, तो नमक हम समुद्र से कैसे निकालते हैं, कैसे बनाते हैं, तो इसके बारे में जो हम देखें तो जब हम समुद्र के पानी से जो हम नमक प्राप्त करते हैं वो जो मेथड है उसको हम क्रिस्टलाइजेशन भी कह सकते हैं। अब वी गेट फ्रॉम सी वाटर can have many impurities in it. To remove these impurities, the process of crystallization is used. Crystallization is a process that separates a pure solid in a form of its crystals from a solution. Crystallization technique is better than simple evaporation technique as मतलब सिंपल जो एवोपरेशन की मेथड है उससे बेटर होती है क्रिस्टलाइजेशन मेथड। इसमें क्या होता है, आप कभी देखेंगे तो समुद्र का जो किनारा होता है उसके बाहर बालू से बड़े बड़े क्यूब बना दिए जाते हैं जिसमें लहर का पानी आता है तो पानी वहाँ स्टोर हो जाता है, और लहर जब पीछे जाती है तो वो जो क्यूब हम बाहर बनाते हैं बड़े बड़े बालू से या रेत से जिनमें समुद्र का पानी भरा रहता है वो वहाँ रह जाता है। फिर सूरज के टेम्परेचर से वो धीरे धीरे पानी एवोपरेट हो जाता है और नमक हमें क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हो जाता है।
तो ये जो मेथड है इसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। किसी भी सॉल्यूशन से या किसी भी मिक्सचर से हमें जिस चीज़ को सेपरेट करना है उसके क्रिस्टल बना लेना। शक्कर जैसे आपने देखा होगा, मिश्री आपने देखी होगी, तो इस टाइप के क्रिस्टल बना के उस चीज़ को हम सेपरेट कर लेते हैं, यही टेक्निक क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। अब हम मैटर्स के फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में जानेंगे। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी, किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है, तो वो फिजिकल उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है। जैसे यहाँ देख लो, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड स्पेसिफाइड, लाइक जैसे वो कलर उसका कैसा है, हार्डनेस के हिसाब से, रिजिडिटी के हिसाब से, फ्लूइडिटी के हिसाब से, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं कि वो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, उसका घनत्व या डेंसिटी कितनी है, वो देखने में कैसी है ना, उसका कलर क्या है। तो ये सब हम देख के ही पता लगा सकते हैं। तो ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो हम फिजिकल चेंज के बारे में हम कह सकते हैं क्या, द interconversion of state is a physical change because these changes occur without a change in composition and no change in the chemical nature of the substance। मतलब फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जो कि जो भी वो मैटर है उसके कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं करता। मतलब चेंज तो होता है लेकिन उसके जो कॉम्पोजिशन है, जिन चीज़ों से मिलके वो मैटर बना है, तो उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होता। उसका जो केमिकल नेचर है उसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता, बस प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे एग्जांपल देख लो, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, बर्फ़, पानी और पानी की भाप, ये देखने में आपको अलग अलग दिखेंगी। पानी लिक्विड स्टेट में होता है, आइस सॉलिड होता है और वेपर गैसियस स्टेज ऑफ वाटर होती है। तो इनके फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज है, लेकिन उनके केमिकली फीचर्स हैं वो बिल्कुल भी चेंज नहीं, वो सेम ही है, ठीक है। इसी तरीके से एक और देखो, वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। पानी और ऑयल दोनों लिक्विड हैं, लेकिन दोनों के जो केमिकल कैरेक्टर हैं वो अलग अलग हैं। तो हम फिजिकल चेंजेस में ये कह सकते हैं कि इसमें जिनसे मिलके वो बना है उनके कंपोजिशन चेंज नहीं होते हैं, उनका केमिकल जो नेचर है वो भी चेंज नहीं होता है, मतलब कोई भी नई चीज़ उसमें नहीं बनती है। ये होता है क्या, फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या है, जैसे वाटर और ऑयल ले लो, कहने को तो दोनों लिक्विड हैं लेकिन उनके केमिकल जो कैरेक्टर है वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो अब केमिकल चेंज के बारे में क्या कह सकते हैं, तो इसमें हम कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विथ another to undergo a change in chemical composition. Chemical change bring change in the chemical properties of matter and we get new substance। तो हम कह सकते हैं जो केमिकल चेंज है वो एक केमिकल रिएक्शन करता है, किसी नए सब्सटेंस से जाके रिएक्ट करता है और हमें एक कहना चाहिए नया प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, इनके केमिकल कॉम्पोजिशन में भी चेंजेस ला देता है और हम कहते हैं कि एक नई चीज़ बनती है। तो फिजिकल चेंज में कंपोजिशन चेंज नहीं होता, उनके केमिकल जो कैरेक्टर हैं वो चेंज नहीं होते और कोई चीज़ हमें प्राप्त नहीं होती। जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंजेस वो चेंजेस हैं जिसमें मैटर किसी अदर सब्सटेंस से रिएक्ट करता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, या हमें एक नया उसका कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है और हमें एक नया सब्सटेंस प्राप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बारे में और भी आगे हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं केमिकल चेंज बारे में कुछ लिखा है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विथ अनदर टू अंडरगो अ चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंस। केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन।
मतलब केमिकल चेंज में हमें नई चीज़ प्राप्त हो जाती है, उसके कंपोजिशन भी चेंज हो जाते हैं और मैटर एक अदर सब्सटेंस से रिएक्शन करता है। जबकि फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज में ना कंपोजिशन चेंज होता है, ना हमें कोई नया सब्सटेंस प्राप्त होता है। ओके, यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस का क्या प्रकार हो सकता है, तो यहाँ आप देखिए पहला लिखा है एलिमेंट। एलिमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं तत्व। अब एलिमेंट क्या है, इसके बारे में आपको इतनी चीज़ बस याद रखना है, यहाँ ध्यान दीजिए। एलिमेंट, एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, ये किसी भी पदार्थ का आधार होता है। दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के द्वारा इसको इसके और भी छोटे से छोटे हिस्से में नहीं तोड़ा जा सकता है। मतलब हम कह सकते हैं एलिमेंट किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट होता है। ठीक है, एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। एलिमेंट को 3 प्रकार से नॉर्मली डिवाइड किया गया है। मेटल मतलब धातु, नॉन मेटल मतलब अधातु, मेटलॉइड्स मतलब उपधातु, जिनके बारे में हम आपको बता देते हैं। कुछ कैरेक्टर यहाँ लिखे हुए हैं, इसको आप ध्यान से देख लें और समझें। मेटल यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। जो मेटल्स होती हैं उन धातुएं, उनकी इनकी ये कैरेक्टर होते हैं। कैसा, दे हैव अ लस्टर या साइन, धातुओं में चमक होती है। आप देखेंगे मेटल, सोना, चांदी, लोहा, सिल्वर, ये सब चमकते हैं। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, ये सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो कलर की हो सकती हैं। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हम कह सकते हैं कि ऊष्मा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली या विद्युत, इनकी ये सुचालक होती है। इनमें से ये अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को जाने देते हैं। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। दे आर डक्टाइल, मतलब डक्टाइल का क्या है, इनको ठोक पीट के इनकी हम तार बनाए जा सकते हैं, इनको खींच के इनके वायर बनाए जा सकते हैं। आप देखते हैं लकड़ी को आप खींच के तार नहीं बना सकते, लोहे या एल्यूमिनियम को आप पीट के ठोक के इनको, ये डक्टाइल्स होती हैं तो इनके तार बनाए जा सकते हैं। दे आर मेलेबल, मतलब क्या है, इनको गला के इनकी सीट्स बनाई जा सकती हैं। दे आर सोनोरस, मतलब क्या है, इनको आप हिट करोगे, इन पर ठोकर मारोगे तो ये गूंजती है, इनमें से आवाज़ इनकी गूंजती है। तो ये मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, ऐसी नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ आप देख लें। नॉन मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल द फॉलोइंग, ये प्रॉपर्टीज़ की होती है क्या, द डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स, ये कई कलर्स में आपको डिस्प्ले होती हुई दिखती है। दे आर पुअर कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास नहीं हो सकती, ये इंसुलेटर होते हैं या बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये होते हैं। दे आर नॉट लस्टर्स, ये इनमें चमक नहीं होती, ये सोनोरस नहीं होते, इनको ठोकने पीटने पे आवाज़ नहीं आती, गूंजते नहीं है आवाज़, और इनको ठोक पीट के इनकी सीट या तार नहीं बनाए जा सकते। दे आर नॉट लस्टर्स, सोनोरस एंड मेलेबल। तो आपको यहाँ मैंने मेटल और नॉन मेटल का एक डिफरेंस भी आपको बता दिया, एलिमेंट वाले में भी आपको मैंने बता दिया। तो आपको कमेंट्स में आज लिखना है, आज आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। और एक क्वेश्चन और है कि व्हाट डू यू नो अबाउट मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये आपको पढ़ना है, समझना है और अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। इस तरीके से कंपाउंड्स, कंपाउंड्स को हिंदी में कहते हैं यौगिक। हम कह सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो जब 2 एलिमेंट मिलेंगे एक यूनिफॉर्म वेरिएशन में या प्रोपोर्शन में, इनमें जो 2 चीज़ें मिक्स होती हैं वो क्या, उनका कंपोजिशन एक प्रोपोर्शनली होता है या फिक्स होता है। तो सबसे सिंपल बात यह है कि 2 और मोर एलिमेंट्स मेक कंपाउंड्स, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलके यौगिक या कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये आपकी कंपाउंड के बारे में जानकारी हो गई।